हिंदी के पेपर में उसे 100 में से 62 नंबर मिल गए थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय भी था। उसे उपन्यास, कविताएं और कहानियां पढ़ने का शौक था, पर केवल हिंदी अकेले बेड़ा पार नहीं लगा सकती थी। अंग्रेजी ने भी धोखा दिया था। माय बेस्ट फ्रेंड पर निबंध लिखते समय केवल पहली लाइन मनोज ने ठीक लिखी थी, माय बेस्ट फ्रेंड इज राकेश। इसके बाद उसे टूटी फूटी गलत स्पेलिंग और गलत टेंस का सहारा लेना पड़ा। वह 3 लाइन के आगे नहीं लिख पाया। मंदिर से बाहर निकलकर वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, कुंभ का मेला थोड़ी ना है जो 12 साल बाद आएगा। हर साल परीक्षा होएगी। विष्णु फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया था। उसे अपने पास होने की खुशी थी, पर मनोज को सांत्वना देना उसकी मजबूरी भी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कही थी कि पढ़ ले, नकल को कोई भरोसा ना है। मनोज ने विष्णु की समझाइश पर उत्तर देते हुए कहा, मैं समझ ही नहीं आते गणित के सवाल, कैसे पढ़ लूँ। तीनों मित्र बातें करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी। बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला तू आ गए हो, नेक बाल्टी खींच दे। मनोज ने बाल्टी खींच दी। आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटा रटाया आशीर्वाद दे दिया, लल्ला तू फर्स्ट ते पास हो जाएगा। मनोज ने आशीर्वाद सुना तो निराश फीकी हंसी उसके होठों पर आ गई। अब तक उसके चाचा श्यामवीर कुएं के पास आ चुके थे। उन्होंने भी बुढ़िया का दिया हुआ आशीर्वाद सुन लिया। उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने अपनी आवाज़ को तेज करते हुए सुनाना प्रारंभ किया, जिससे आस-पास खड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। अरे ताई अब का फर्स्ट आवेगो, मनोज तो पास ना हो पायो, फर्स्ट की तो बात दूर है। वहाँ खड़े सभी लोग ने श्यामवीर द्वारा दी गई जानकारी को सुन लिया था। मनोज अपने इस सार्वजनिक अपमान से आहत हो गया। राकेश के दिमाग में बहुत देर से एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में अब कुछ न धरो। बीए एमए चप्पल चटका रहे हैं। मनोज तू तो कोई काम धंधा शुरू कर दे। मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा, पर वह अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश धंधे के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे। निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुंच गया। छोटा भाई दीपक सुबह से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परेशान थी। माँ ने पिता से दीपक के अब तक घर न आने की चिंता व्यक्त की। सवेरे आ जाएगा, परेशान ना हो, तो रोटी बना। इतना कहकर पिता निश्चिंत भाव से छत पर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे दीपक घर आ गया। दीपक अपने किसी दोस्त के यहाँ जौरा चला गया था। दीपक जौरा से खाली हाथ घर लौटकर नहीं आया था। वह विचारों की नई रोशनी लेकर आया था। वह परिवार को पटरी पर लाने के लिए एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। उसने पिता से कहा, बल्ले न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहा हूँ, इसलिए अपने पुराने टेम्पो बेच रहा है 40,000 में। महीने के 8-10 हज़ार कहूँ न गयो, मैं चला लूँगा। मनोज ने दीपक की इस योजना में कोई कमी नहीं देखी। वह जानता था कि उसके आसपास के सभी लड़के यह सभी काम तो कर रहे हैं। कोई टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। जिसके पास कुछ अधिक पैसा है, उसने जौरा में किराने की दुकान खोल ली। एसटीडी का चलन बढ़ रहा था तो किसी ने एसटीडी बूथ डाल दिया। सभी जानने वाले लोग यही सब काम कर रहे हैं। जिनके पास ज़मीन थी वे खेती कर रहे हैं। मनोज के पिता और चाचा श्यामवीर दोनों के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा ज़मीन ही थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए नौकरी या धंधे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 12th में फेल होने के बाद नौकरी की कोई उम्मीद उसके लिए नहीं बची थी। इसलिए दीपक का प्लान उसे ठीक लग रहा था।
लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के पैसे नहीं थे। पिता ने बहाना बनाया, टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ेगा, पढ़ा लिखा परिवार है हमारा। पिता का इनकार सुनकर दीपक और मनोज चुप हो गए, पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी, घर घर जाके उधार मांगती हूँ, तब इज्जत ना जाती तुम्हारी। मोड़ा मेहनत करके कुछ करना चाह रहा है तो मदद करवे की जगह टांग अड़ा रहे हो। माँ का उलाहना सुनकर पिता ने मौन साध लिया। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में आई तो उसने देखा कि पिता अपने बैग में कपड़े जमा रहे हैं। माँ ने उन्हें कपड़े जमाते हुए देखा तो वह ठगी रह गई। माँ को लग रहा था कि वह पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे, उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में, मैं अब निकलता हूँ, जल्दी रोटी बना। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना माँ को उचित नहीं लगा। पिता नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था इसके साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर भी विराम लग गया है। लेकिन दीपक के अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने दीपक से कहा, बाप तो ऐसे मौके पर चले गए, अब मुझसे क्या चाहते हो? मैं कहाँ से लाऊं 40,000 रुपया? बहुत देर चर्चा होने के बाद माँ निष्कर्ष पर पहुँची। माँ बोली, 10,000 तो रखे हैं, 30,000 उधार ले लेंगे जेवर गिरवी रखकर। 40,000 में बल्ले का सेकेंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार। दीपक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठे करने की जिम्मेदारी कंडक्टर का पद संभालने वाले मनोज को मिली। अपने गांव से निकलते ही 5 सवारियां मुरैना की मिल गई। टेम्पो मुरैना की ओर बढ़ चला। मनोज ने नई जिम्मेदारी को जोश के साथ निभाना शुरू किया। उसने सवारियों को आकर्षित करने के लिए आवाज़ लगाना शुरू किया। व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही थी। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ दोनों बच्चों को इस तरह पैसे कमा कर लाने के कारण भावुक हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया। बाल धूल से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई, होंठ पपड़ा बन गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसने माँ को गले लगा लिया। उसने माँ से कहा, चिंता काहे कर रही हो, अब तेरा मोड़ा कमाने लगा है। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज़ शाम को 200-250 रुपये दोनों बेटे कमा कर लाते रहे। माँ को लगा यदि इसी तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्द ही उधार पटा दिया जाएगा, फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण माँ को अपने बच्चों से उम्मीद थी कि उनकी मेहनत से यह घर फिर से पटरी पर आ जाएगा। आज टेम्पो जैसे ही बागचनी चौराहे पर पहुंचा, वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका है? कागज़ तो पूरे हैं टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर 200 मीटर दूर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज दीपक टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास से बालीजी बस सर्विस की बस निकली। उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सर निकालकर जोर से चिल्लाया, काय रे, कही थी ना कि जा रोड पे टेम्पो चलाओ, भुला देंगे। अब चला टेम्पो। यह वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वह टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटर के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं।
थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। वह अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। डरते हुए मनोज ने थानेदार से कहा, सर मेरे टेम्पो के सारे कागज़ सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया है। थानेदार ने दीवान को आदेश दिया, दीवान जी बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल के युवक के साथ वापस आ गया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबिर भी था। थानेदार यादव ने दिनेश को कई कामों के लिए रखा था। बदले में उसे सेंधमारी करने का विशेषाधिकार दिया गया था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश, क्या फरियाद लेकर आया है? दिनेश ने जैसे रटा हुआ वाक्य बोलना शुरू किया, सर मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से इसके टेम्पो ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसको बागचीनी के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करके आपके पास आया हूँ। थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने, एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जवान चलाता है। मनोज रुआसा होते हुए बोला, सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। थानेदार अब अपने असली रूप में आ चुका था। चुप साले, जवान चलाता है, बंद करो दोनों को अंदर। जेल में सड़ेगा तो पता चल जाएगा कि एक्सीडेंट किया है या नहीं किया है। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और दीपक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान ने लॉकअप में बंद कर दिया। मनोज और दीपक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें। 2 घंटे बाद दीवान ने मनोज से कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहमदिल हैं, अब जाओ, लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से यह पहला सामना था। दोनों भाई रोते हुए सड़क पर पैदल जा रहे थे। पीछे थाना छूट गया था। उनके लिए थाना रक्षक नहीं भक्षक बना था। रात हो गई थी, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए। निराश, थके, दुखी, टूटे हुए, पराजित थे। आंखें आंसू से अब भी भरी हुई थी। माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। दीपक ने सारी कहानी सुनाई। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सब ठीक हो जाएगा, चिंता न कर। रात भर मनोज छत पर खाट पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई। वह जागता रहा सारी रात। रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। कल की बेबसी ने जो आंसू बहाए वह सूख चुके थे। जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया गया था, वह सपना टूट गया था। पिछले 1 महीने में आर्थिक रूप से बिखरे हुए परिवार को एक दिशा देने की कोशिश की गई थी। उम्मीद बनी रही थी, पर अचानक सब धराशायी हो गया। मनोज चाहता था कि कोई उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे तो तूफान को थाम ले। वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। आगे की कहानी लेकर हम मिलते हैं अगले पार्ट।